आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो किताब है उसका टाइटल ही आप कह सकते हैं बहुत मजेदार है। हाँ, टाइटल है हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल। मतलब एक ग्राफिक डिजाइनर कैसे बने अपनी आत्मा खोए बिना। टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? ये सिर्फ कोई टूल सीखने की बात नहीं है। बिल्कुल, ये किताब उन स्किल्स के बारे में नहीं है जो आप किसी ऑनलाइन कोर्स में सीखते हैं, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। नहीं, ये उन अंदरूनी गुणों के बारे में है जो एक अच्छे डिजाइनर को एक महान डिजाइनर बनाते हैं। किताब का मानना है कि डिजाइन सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाना नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। और आज हम इसी में गहराई से उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक टॉप लेवल डिजाइनर के दिमाग में असल में चलता क्या है, वो दुनिया को कैसे देखता है, लोगों से कैसे बात करता है और मुश्किल फैसले कैसे लेता है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, डिजाइन के उन छिपे हुए पहलुओं को सामने लाना जिन पर अक्सर बात नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर पहली बात ही थोड़ी चौंकाने वाली है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा लिस्ट की शुरुआत होगी क्रिएटिविटी से। हाँ, या शायद ड्राइंग स्किल्स से। एग्जैक्टली, लेकिन नहीं। किताब के हिसाब से एक महान डिजाइनर का सबसे पहला और जरूरी गुण है कल्चरल अवेयरनेस, मतलब सांस्कृतिक जागरूकता। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं ना तो ये एकदम सही लगता है। देखिए, डिजाइन हवा में तो बनता नहीं है, ये समाज के लिए, समाज के अंदर बनता है। तो कल्चरल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी फिल्म चल रही है या कौन सा गाना हिट है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया की नब्ज को समझना। मतलब एक तरह का सामाजिक जासूस बनना। बेहतरीन शब्द, बिल्कुल वैसा ही। आपको ये समझना होगा कि लोग कैसे बात करते हैं, किन मजाकों पर हंसते हैं, कौन से सिंबल्स, कौन से प्रतीक उन्हें तुरंत समझ आते हैं। अच्छा। मनोरंजन, राजनीति, टेक्नोलॉजी, कला, इन सब में क्या चल रहा है, इसकी गहरी समझ। जब आपके पास ये समझ होती है तब आपका काम लोगों से कनेक्ट करता है, क्योंकि वो उनके अपने जीवन का हिस्सा लगता है। हाँ। किताब में पीटर सैविल नाम के एक डिजाइनर का एक शानदार उदाहरण दिया है। उन्होंने गे डैड नाम के एक रॉक बैंड के लिए एक सीडी कवर बनाया था। हाँ, वो बहुत ही फेमस है। और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कुछ बहुत असाधारण नहीं, बस वो सड़क पार करते समय जो हरे आदमी का ट्रैफिक सिग्नल होता है, बस वो। सोचिए कितना साधारण आइडिया है। वो हर आदमी हम दिन में शायद 50 बार देखते होंगे और नोटिस भी नहीं करते। सही बात है, वो हमारी दुनिया का एक अदृश्य हिस्सा है, लेकिन सैविल ने उसे उठाया और एक रॉक बैंड के कवर पर डाल दिया। अचानक वो साधारण सा सिंबल मजेदार और आकर्षक बन गया, उसका मतलब ही बदल गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आपको हमेशा कुछ नया या कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल आइडिया आपके चारों ओर बिखरे पड़े होते हैं, बस उन्हें एक नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, अपनी स्क्रीन से बाहर देखना होगा। और ये सिर्फ अपने देश या शहर तक सीमित नहीं है। लेखक कहता है कि उसे ये एहसास तब हुआ जब वो हांगकांग में था। उसे लगा कि वो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के प्रतीकों को समझे बिना कुछ भी सार्थक डिजाइन कर ही नहीं सकता। और आज की ग्लोबल दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। बिना कल्चरल समझ के आपका डिजाइन या तो बेअसर होगा या इससे भी बुरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। तो पहला सबक साफ है, एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए अपनी स्क्रीन से नजर हटाकर बाहर की दुनिया को देखना शुरू करना होगा। लेकिन ठीक है, मान लीजिए आपने दुनिया को देखा, समझा और आपके पास एक कमाल का सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक आइडिया आ भी गया। लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई हुई है ना। हाँ। अगर आप अपने क्लाइंट को समझा ही नहीं पाए कि आइडिया क्यों बेहतरीन है, तो वो तो कागज पर ही रह जाएगा। और यहीं पर दूसरा और शायद उतना ही जरूरी गुण आता है, कम्युनिकेशन, मतलब संवाद। हाँ। और सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि ये कोई एक तरफा भाषण नहीं है। ये सिर्फ अपने आइडिया को बेचने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये सुनने के बारे में ज्यादा है। डिजाइनर्स अक्सर ये शिकायत करते हैं, मेरा क्लाइंट मुझे समझता ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है। लेकिन किताब का तर्क है कि समस्या अक्सर उल्टी होती है। डिजाइनर अपने क्लाइंट को नहीं समझता या फिर अपने आइडिया को साफ साफ समझा नहीं पाता। मतलब ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया है पर आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे, तो क्या वो आइडिया बेकार है? एक तरह से हाँ, डिजाइन सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, उसके पीछे एक तर्क होता है, एक इरादा होता है। अच्छा। आपने एक खास रंग क्यों चुना, ये फॉन्ट क्यों इस्तेमाल किया, ये इमेज क्या कहानी कह रही है। एक डिजाइनर को इन क्यों का जवाब देना आना चाहिए, और वो भी ऐसी भाषा में जो क्लाइंट को समझ आए, ना कि डिजाइन की भारी भरकम टेक्निकल भाषा में। कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पर किताब में एक बड़ा मजेदार किस्सा है, एक टीवी शो का। अच्छा।
उसे सुनकर तो लगता है कि वो डिजाइनर नहीं, कोई तानाशाह है। एक इंटीरियर डिजाइनर है जो क्लाइंट के घर जाता है और उसकी एक नहीं सुनता। अरे फिर क्या होता है? वो बस अपनी ही धुन में रहता है, बहुत अहंकारी। क्लाइंट उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, लेकिन डिजाइनर को लगता है कि उसे सब पता है। वो अपनी पसंद थोप देता है, अपना स्टाइल क्लाइंट पर थोप देता है। नतीजा, क्लाइंट को अपने ही घर से नफरत हो जाती है, पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। डिजाइनर ने शायद एक ऐसा कमरा बना दिया जो किसी मैगजीन में बहुत अच्छा लगे, बिल्कुल, लेकिन वो उस इंसान के लिए नहीं था जिसे वहां रहना था। उसने क्लाइंट की कही और अनकही दोनों बातों को नजरअंदाज कर दिया। और ये अनकही बातें शायद ज्यादा जरूरी होती हैं। बहुत ज्यादा। देखिए, क्लाइंट और डिजाइनर का रिश्ता ना शुरू में थोड़ा तनाव भरा होता है। क्लाइंट ने अपना पैसा और भरोसा आप पर लगाया है, लेकिन उसे पता नहीं कि अंत में चीज कैसी दिखेगी। एक अनिश्चितता रहती है। हाँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक अच्छा श्रोता होने के नाते आपका काम उस भरोसे को बनाना है। जब क्लाइंट को लगता है कि आप सच में उसकी जरूरत को समझ रहे हैं, तो वो प्रोसेस में ज्यादा शामिल होता है और आप पर भरोसा करता है। तो एक अच्छा डिजाइनर सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। उसे लोगों को पढ़ना आना चाहिए। हाँ, उसे सहानुभूति रखनी होगी, क्लाइंट की चिंताओं को समझना होगा और यह महसूस कराना होगा कि आप दोनों एक ही टीम में हैं। ठीक है, तो हमने कल्चरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन की बात की। ये दोनों स्किल्स हैं जिन्हें मतलब सीखा और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जो स्किल से ज्यादा चरित्र के बारे में है, और वो है इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी। एक क्रिएटिव फील्ड में जहां सब कुछ इतना सब्जेक्टिव लगता है, ईमानदारी इतनी जरूरी क्यों है? ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे करियर की नींव है। किताब के मुताबिक इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा। पहला है साफ सुथरी पेशेवर नैतिकता, मतलब किसी और का काम कॉपी न करना, कॉपीराइट का सम्मान करना। ये तो बेसिक बातें हैं। ये तो होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और गहरी बातें भी हैं, जैसे कि पोचिंग न करना। पोचिंग मतलब मान लीजिए आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट पर पहले से ही कोई और डिजाइनर काम कर रहा है, तो आप चुपके से क्लाइंट के पास जाकर उसे कम दाम में वही काम करने का ऑफर नहीं देंगे। ओह, समझ गया। चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ डिजाइनर्स जैसी संस्थाओं ने इसके लिए बाकायदा नियम बनाए हैं ताकि इंडस्ट्री में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे। तो ये सिर्फ क्लाइंट के प्रति ईमानदारी नहीं है, बल्कि अपने साथी डिजाइनरों के प्रति भी है। सही कहा। लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा व्यक्तिगत है। ये आपके अपने मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ा है। अच्छा। इस बारे में मशहूर डिजाइनर नेविल ब्रॉडी ने एक बहुत दमदार बात कही है, जिसका जिक्र किताब में है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं, अगर आप में ईमानदारी है तो आप चीजों को ना कहते हैं। ना कहना, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है ना, खासकर जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो। बहुत मुश्किल। और आपको काम की सख्त जरूरत हो। मुश्किल है, लेकिन यही आपकी पहचान बनाता है। ब्रॉडी उदाहरण देते हैं कि उन्हें चाहे कितनी भी पैसे मिले, वो कभी किसी सिगरेट कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। ये उनकी व्यक्तिगत नैतिकता है। ये एक सक्रिय चुनाव है। आप तय करते हैं कि आप किस तरह के काम से अपना नाम जोड़ना चाहते हैं और किससे नहीं। यही आपकी इंटेग्रिटी है। और किताब में इसका एक और पहलू भी बताया गया है जो पैसों से जुड़ा है जी। कि डिजाइनरों पर अक्सर मुफ्त में या बहुत कम पैसों में काम करने का दबाव डाला जाता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप अपने काम के लिए बहुत कम पैसे लेते हैं या मुफ्त में काम करते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे होते, तो आप पूरे डिजाइन प्रोफेशन की कीमत गिरा रहे होते हैं। आप बाजार में यह संदेश भेज रहे होते हैं कि डिजाइन एक शौकिया काम है जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। तो व्यक्तिगत ईमानदारी का मतलब अपने काम का सम्मान करना, हाँ, और उसके लिए सही कीमत मांगना भी है। अगर आप खुद अपने काम को महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? बिल्कुल। ये आत्मसम्मान से शुरू होता है। जब आप अपने समय और कौशल के लिए उचित भुगतान की मांग करते हैं, तो आप एक स्टैंड ले रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि डिजाइन एक मूल्यवान पेशेवर सेवा है। और ये हमें सीधे एक बहुत बहस वाले मुद्दे पे ले आता है, जिस पर किताब में बहुत खुलकर बात की गई है। फ्री पिचिंग। उफ, हाँ। यानी किसी प्रोजेक्ट को जीतने के लिए बिना किसी पेमेंट के अपना काम जमा करना। क्लाइंट कहता है, 4-5 डिजाइनर अपना आइडिया दिखाओ, जिसका पसंद आएगा उसे प्रोजेक्ट मिलेगा। ये इंडस्ट्री में एक नासुर की तरह है। अब देखिए, क्लाइंट के नजरिए से देखें तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं? बिना कोई पैसा खर्च किए उन्हें ढेर सारे आइडियाज देखने को मिल जाते हैं, कोई रिस्क नहीं। लेकिन डिजाइनर के लिए ये एक जाल है। बहुत बड़ा जाल।
किताब का तर्क है कि ये अक्सर सतही आइडियाज की एक ब्यूटी परेड बनकर रह जाता है। ब्यूटी परेड? हाँ, डिजाइनरों के पास प्रोजेक्ट को गहराई से समझने का समय या पैसा नहीं होता, तो वे बस कुछ सुंदर सा बनाकर भेज देते हैं जो शायद असल समस्या को हल ही ना कर रहा हो। ये असली डिजाइन नहीं है, ये सिर्फ सजावट है। और समय और मेहनत की बर्बादी तो है ही। हो सकता है आपने हफ्तों काम किया हो और आपको आखिर में कुछ भी ना मिले। बिल्कुल। किताब में इसकी तुलना एक डॉक्टर से की गई है। क्या आप किसी डॉक्टर से कहेंगे कि आप पहले मेरा इलाज कर दीजिए, अगर मैं ठीक हो गया तो आपको पैसे दूंगा? हाँ, नहीं ना। तो फिर एक डिजाइनर से ऐसी उम्मीद क्यों की जाती है? लेकिन मैं बस सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मान लीजिए कोई नया डिजाइनर है जिसके पास कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, क्या फ्री पिचिंग उसके लिए इंडस्ट्री में दरवाजा खोलने का एक तरीका नहीं हो सकता, एक मौका पाने का जरिया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और कई युवा डिजाइनर इसी दुविधा में फंसते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही एक रास्ता है। हाँ। लेकिन किताब का तर्क है कि ये शॉर्ट टर्म सोच है। हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन आपने शुरू से ही अपने रिश्ते की नींव गलत रख दी है। कैसे? आपने क्लाइंट को ये सिखा दिया है कि आपका समय और आपके आइडिया मुफ्त में उपलब्ध है। वो भविष्य में भी आपके काम का सम्मान नहीं करेगा। मतलब ये एक खतरनाक आदत की शुरुआत है। हाँ, और ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, ये एक व्यवहारिक मुद्दा भी है। जब क्लाइंट काम के लिए पहले से भुगतान करता है तो वो भी प्रोसेस में ज्यादा निवेशित होता है। अच्छा। वो आपको ज्यादा समय देता है, ज्यादा जानकारी देता है। इससे एक बेहतर सहयोगी रिश्ता बनता है और अंत में डिजाइन भी बेहतर निकलता है। जबकि फ्री पिचिंग में रिश्ता सिर्फ लेन देन का होता है, जिसमें अक्सर सम्मान की कमी होती है। इसलिए किताब का रुख साफ है, फ्री पिचिंग को ना कहना पेशेवर ईमानदारी और लॉन्ग टर्म बिजनेस की समझदारी है, भले ही इसके लिए कभी कभी कोई काम छोड़ना पड़े। पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक टॉप क्लास आधुनिक डिजाइनर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट या तकनीकी ज्ञान, हाँ, वो काफी नहीं है। वो तो बस एंट्री टिकट है। सही बात है। तकनीकी कौशल तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन ये गुण आपके चरित्र और दुनिया को देखने के नजरिए से जुड़े हैं और इन्हें विकसित करने में समय लगता है। तो असल में 3 बातें सामने आई। पहला, एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए बाहर देखो, अपनी स्क्रीन पर नहीं। अपने कल्चर को समझो। दूसरा, बोलने से ज्यादा सुनो, अपने क्लाइंट को समझो, सिर्फ अपना आइडिया मत बेचो। और तीसरा, ना कहना सीखो, क्योंकि यही आपकी और आपके काम की कीमत तय करता है। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सांस्कृतिक जागरूकता से आपको बेहतरीन विचार मिलते हैं। अच्छा संवाद उन विचारों को दूसरों के लिए जीवंत करता है, और ईमानदारी ये सुनिश्चित करती है कि आपके काम और आपका दोनों का सम्मान हो। ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, जो एक अच्छे डिजाइनर को एक महान डिजाइनर में बदलता है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। किताब में नेविल ब्रॉडी ने आज के डिजाइनरों के बारे में एक तीखी टिप्पणी की है। अच्छा। उन्होंने कहा कि आज के डिजाइनरों के पास कोई फिलॉसफी नहीं है और उनका ध्यान बस सेलिब्रिटी बनने और क्लाइंट पाने पर है। यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शायद थोड़ा कठोर बयान है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहाँ सब कुछ पर्सनल ब्रांडिंग और विजिबिलिटी पर टिका है, जहाँ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या ही सफलता का पैमाना बन गई है, हाँ, क्या ऐसे में एक डिजाइनर के लिए अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और एक मजबूत फिलॉसफी बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है?